नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के YouTube चैनल पर। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गोधूली भाग 2 के चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं हमारी रोजमर्रा की चीजें जैसे नाखून इंसान की आदतों और इतिहास के बारे में कितना कुछ बता सकती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि नाखून सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं है बल्कि इंसान की पशुता और उसकी इंसानियत के बीच का गहरा रिश्ता दिखाते हैं। उनका नजरिया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान का विकास और उसकी सोच कैसे बदलती रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि साधारण से नाखून कैसे हमारी जिंदगी का बड़ा मतलब छुपाए हुए हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का थॉट ऑफ द डे के साथ। सफलता पहले से की गई तैयारियों पर निर्भर करती है। सही तैयारी के बिना किए गए काम में असफलता मिलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, अनुशासन और सही सोच की जरूरत होती है। बच्चे कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो मुश्किल में डाल देते हैं। कम जानकारी वाला पिता ऐसी हालत में बेबस हो जाता है। मेरी छोटी बेटी ने एक दिन मुझसे पूछा कि इंसान के नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका जवाब मैं सोच भी नहीं पाया। नाखून हर कुछ दिनों में बढ़ जाते हैं। अगर बच्चे नाखून कुछ दिन बढ़ने दें तो माँ बाप उन्हें डांटने लगते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि नाखून आखिर क्यों बढ़ते हैं। आप उन्हें काट भी दें तो वे चुपचाप कटने देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से बढ़ने लगते हैं। आखिर ये इतने जिद्दी क्यों होते हैं? धीरे धीरे इंसान ने अपने शरीर से बाहर की चीजों का सहारा लेना शुरू कर दिया। उसने पत्थर और लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल करना सीखा। जैसे रामचंद्र जी की वानर सेना ने पेड़ों और पत्थरों का इस्तेमाल किया। फिर उसने हड्डियों के हथियार बनाए। इन्हीं में से सबसे मजबूत और प्रसिद्ध था देवताओं के राजा इंद्र का वज्र, जिसे दधीचि मुनि की हड्डियों से बनाया गया था। इसके बाद इंसान ने धातु के हथियार बनाए। लोहे के अस्त्र शस्त्र रखने वाले हमेशा युद्ध में जीतते थे। यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र को भी मनुष्यों की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि उनके पास लोहे के हथियार थे। दूसरी ओर असुरों के पास कई तरह की विद्याएं थीं, लेकिन उनके पास न तो लोहे के हथियार थे और न ही घोड़े। इस वजह से आर्य लोग विजयी हुए। फिर समय आगे बढ़ा। लोहे के हथियारों की वजह से नाग, सुपर्ण, यक्ष, गंधर्व, असुर और राक्षस सभी हारते गए। लोहे के अस्त्रों ने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। जैसे जैसे समय बीता, हथियार और खतरनाक होते गए। पलीते वाली बंदूकें, तोपें, बम और बम गिराने वाले जहाज बने। इनसे इतिहास खून खराबे और विनाश की ओर बढ़ा। आज का इंसान एटम बम पर भरोसा करके और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इंसान के नाखून आज भी बढ़ते हैं। प्रकृति आज भी उसे यह याद दिलाती है कि लाख आधुनिक हो जाओ, पर तुम्हारे भीतर अब भी वही पुरानी जड़ों वाले जानवर की प्रवृत्ति है। जैसे लाख साल पहले तुम नख, दंत, नाखून और दांत के सहारे जीते थे, वैसे ही आज भी तुम्हारे अंदर वही प्रवृत्ति कहीं बची हुई है। उदाहरण के लिए, जब भी इंसान असुरक्षित महसूस करता है, वह अपने बचाव या हमले के लिए पुराने आदिम तरीकों का सहारा लेने में पीछे नहीं हटता। मैं सोचता हूँ कि आज इंसान अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है, लेकिन शायद लाखों साल पहले वह उन्हें नाखून नष्ट करने पर डांटता होगा। पर प्रकृति अपनी जिद पर है। वह अब भी नाखून बढ़ाए जा रही है और इंसान उन्हें काटता जा रहा है। ये नाखून रोज बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि इंसान अब उनसे कई गुना ताकतवर हथियार बना चुका है। आज इंसान को नाखून पसंद नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके अंदर पुराने बर्बर युग की कोई निशानी बची रहे। लेकिन सोचने वाली बात है कि सिर्फ नाखून काटने से क्या होता है? क्या इससे इंसान की बर्बरता खत्म हो गई है? नहीं, वह तो और बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, हिरोशिमा जैसी घटनाएं इतिहास में पहले नहीं हुई थी। यह तो इंसान की नई बर्बरता का रूप है। जब मैं इंसान के नाखून को देखता हूँ तो निराश हो जाता हूँ। ये नाखून उसकी खतरनाक और क्रूर प्रवृत्ति के जिंदा प्रतीक हैं। जैसे नाखून बार बार बढ़ते हैं, वैसे ही इंसान की पछता भी बार बार सिर उठाती है। चाहे आप इसे कितनी बार भी रोकने की कोशिश करें, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। उदाहरण के लिए, इंसान ने जितनी भी तरक्की की हो, लेकिन युद्ध, हिंसा और विनाश आज भी उसी तरह जारी हैं। कुछ हजार साल पहले इंसान ने नाखूनों का इस्तेमाल सजावट और मनोरंजन के लिए करना शुरू कर दिया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि 2000 साल पहले के भारत में लोग नाखूनों को खूब संवारते थे। नाखून काटने और सजाने की कला को बड़ा रोचक माना जाता था। उदाहरण के लिए, नाखूनों को अलग अलग आकार में काटा जाता था, जैसे त्रिकोण, गोल, चंद्रमा जैसे, या दांतों की तरह। इन्हें मोम और आलता लाल रंग से रगड़कर चमकदार और लाल बनाया जाता था। गौड़ देश, बंगाल क्षेत्र के लोग लंबे नाखून पसंद करते थे, जबकि दक्षिण भारत के लोग छोटे नाखून को अच्छा मानते थे। इससे पता चलता है कि अलग अलग समय और जगह के लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन खास बात यह है कि भारत ने इन सब चीजों को एक गहरी और मनुष्योचित संस्कृति में ढाल दिया। यह दिखाता है कि भारत ने हमेशा साधारण
चीजों को भी बेहतर और सभ्य बनाने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए, जो नाखून पहले लड़ाई झगड़े या शिकार के लिए इस्तेमाल होते थे, उन्हें सजावट और कला का हिस्सा बना दिया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे इंसान के दिमाग में पुरानी आदतें बनी रहती हैं, वैसे ही शरीर में भी कुछ आदतें या स्वाभाविक क्रियाएं बची रहती हैं। ये आदतें या सहज वृत्तियां इसलिए बनी क्योंकि लंबे समय तक उनकी जरूरत थी। शरीर ने इन्हें अपने भीतर इतना पक्का कर लिया है कि ये अपने आप बिना किसी प्रयास के काम करती रहती हैं। उदाहरण के लिए, नाखून का बढ़ना, बालों का बढ़ना, दांत का दोबारा उगना, पलकों का झपकना, ये सब ऐसी सहज वृत्तियां हैं जो शरीर के पुराने समय की आदतों का हिस्सा थीं। इन्हें अनजान स्मृतियां भी कहा जा सकता है। अगर इंसान इन स्वाभाविक आदतों के बारे में सोचे तो उसे अपनी असली प्रकृति समझने में मदद मिलेगी, लेकिन आमतौर पर कोई इस पर ध्यान नहीं देता। उदाहरण, नाखून बढ़ाना हमारी पशु प्रवृत्ति का प्रमाण है, क्योंकि पुराने समय में नाखून शिकार और रक्षा के लिए जरूरी थे। वहीं नाखून काटने की आदत हमारी इंसानियत की निशानी है, क्योंकि अब हम उन्हें जरूरी नहीं मानते। इसका मतलब यह है कि इंसान अब अपने पशुत्व, जानवर जैसी आदतों को छोड़ चुका है। लेकिन अगर वह फिर से ताकत और हथियार बढ़ाने की आदत, जैसे युद्ध के लिए हथियार बनाना, अपनाएगा तो यह इंसानियत के खिलाफ होगा। इंसान को आगे बढ़ने के लिए शांति और रचनात्मकता का रास्ता चुनना चाहिए। मेरा मन अक्सर सोचता है, मनुष्य किस दिशा में जा रहा है? क्या वह पशुता, जानवरों जैसी आदतें की ओर बढ़ रहा है या इंसानियत की ओर? क्या वह हथियारों को बढ़ा रहा है या दूसरों का भला करने के बारे में सोच रहा है? मेरी छोटी बेटी ने एक सवाल पूछा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं? उसने इंसान की पूरी जाति से यह सवाल किया है। नाखून हमारे पुराने पशु स्वभाव का अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये हथियार क्यों बढ़ रहे हैं? ये भी हमारी पशुता की निशानी है। जब हम 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाते हैं तो मुझे इंडिपेंडेंस और स्वाधीनता के बीच का फर्क नजर आता है। अंग्रेजी का इंडिपेंडेंस मतलब होता है किसी की अधीनता से आजादी, लेकिन हमारी भारतीय भाषाएं स्वाधीनता, स्वराज्य या स्वतंत्रता कहती हैं, जिनमें स्व यानी खुद का अधीन होना शामिल है। उदाहरण के लिए, इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ बाहरी ताकत से आजादी है, लेकिन स्वाधीनता का मतलब है अपने आप पर नियंत्रण रखना, अपनी जिम्मेदारी समझना। भारत ने हमेशा आजादी को सिर्फ बाहरी गुलामी से मुक्त होने तक नहीं देखा, बल्कि यह माना कि हमें खुद पर काबू रखना भी जरूरी है। यह हमारी परंपरा का हिस्सा है। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान के शरीर में सहजात वृत्तियां, स्वाभाविक आदतें बची रहती हैं, वैसे ही हमारी भाषा और सोच में भी पुरानी परंपराएं बची हुई हैं। आज जब भारत स्वराज्य प्राप्त कर चुका है तो हमारे नेता और बुद्धिजीवी यही सोच रहे हैं कि देश को असली खुशी और समृद्धि कैसे दी जाए। इसका मतलब है कि असली आजादी सिर्फ बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और दूसरों का भला करने में है। हमारे देश में लोग पहली बार यह सब नहीं सोच रहे। हमारा इतिहास बहुत पुराना है और हमारे शास्त्रों में इन समस्याओं पर कई तरह से विचार किया गया है। हम कोई नए या अनुभवहीन लोग नहीं हैं जिन्हें अचानक किसी अनजान जंगल में छोड़ दिया गया हो। हमारी परंपरा महान है, हमारे संस्कार गहरे और उज्जवल हैं। ये चीजें चाहे हम जाने या न जाने, हमेशा हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती हैं। यह सच है कि आज की परिस्थितियां बदल गई हैं, हमारे उपकरण टूल्स नए हो गए हैं और समस्याएं जटिल हो गई हैं, लेकिन अगर मूल समस्याओं को देखें तो वे उतनी नहीं बदली हैं। उदाहरण के लिए, आज भी जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो यह केवल किसी के अधीन न होना, इंडिपेंडेंस नहीं है। हमारी सोच स्वाधीनता पर आधारित है, जिसका मतलब है खुद पर खुद का नियंत्रण। यह हमारी परंपरा और संस्कार का हिस्सा है, जो हमें दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद को जिम्मेदार बनाने की सीख देता है। ये जरूरी नहीं है कि जो पुराना है वह सब अच्छा ही हो। जैसे एक माँ बंदरिया अपने बच्चे को हर समय गोद में दबाए रखे, यह सही नहीं है। इसी तरह हमें भी पुराने विचारों से चिपके रहना जरूरी नहीं, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि नई चीजों के चक्कर में हम अपना सब कुछ खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। समझदार लोग दोनों की परख करते हैं, जो सही और लाभकारी हो उसे अपनाते हैं। मूर्ख लोग बिना सोचे समझे दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा। अगर हमारे पुराने खजाने, परंपरा और संस्कार में कुछ ऐसा मिले जो आज भी फायदेमंद हो, तो इसे अपनाने में कोई बुराई नहीं। उदाहरण के तौर पर योग और आयुर्वेद जैसी प्राचीन विधाएं आज भी दुनिया को फायदा पहुंचा रही है। भारत में बहुत सारी जातियां आई, लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन धीरे धीरे वे सब मिलकर एक साथ बस गईं। इन अलग अलग जातियों की सोच, सभ्यता और जीवन शैली अलग अलग थी। ऐसी स्थिति में उनके लिए एक सामान्य धर्म आदर्श तय करना आसान नहीं था, लेकिन भारत के ऋषियों ने इस समस्या को समझने और सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि हर जाति और समुदाय का एक सामान्य आदर्श है, खुद को अपने ही बनाए हुए नियमों से बांधना। मनुष्य और पशु में अंतर इसी में है। उदाहरण के लिए, भोजन करना, आहार और सोना, निद्रा। तो मनुष्य और पशु
दोनों के स्वभाव में है, लेकिन मनुष्य में संयम, दूसरों के सुख दुख का एहसास, संवेदना, श्रद्धा, तप और त्याग जैसे गुण भी हैं। ये गुण मनुष्य को अलग और बेहतर बनाते हैं। इंसान खुद अपने बनाए नियमों और बंधनों से बंधकर सभ्य बना है। यही वजह है कि इंसान गुस्से में झगड़ा करने वाले को गलत मानता है और झूठे या बुरे काम को गलत समझता है। ये कोई जाति, धर्म या समुदाय का नियम नहीं है, यह हर इंसान का धर्म है। महाभारत में भी इसे सभी मनुष्यों का सामान्य धर्म कहा गया है। महाभारत का उदाहरण, महाभारत में कहा गया है कि बिना दुश्मनी के व्यवहार, निर्वैरता, सच्चाई, सत्य और क्रोध न करना, अक्रोध, ये तीनों सभी लोगों का आदर्श होना चाहिए। निर्वैरता, सत्य और अक्रोध सभी प्राणियों के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसका मतलब है कि इंसान को गुस्सा, नफरत और झूठ छोड़कर प्यार, सच्चाई और शांति को अपनाना चाहिए। यही मनुष्यता का असली धर्म है। इसमें कहा गया है कि इंसान की सबसे बड़ी खूबी उसकी दानशीलता, सहायता करने की प्रवृत्ति और दूसरों के दुख सुख को समझने की क्षमता है। गौतम बुद्ध ने भी सही कहा था कि इंसान की सच्ची इंसानियत यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखे। यही आत्मनिर्मित नियम और बंधन इंसान को पशु से अलग बनाते हैं। अहिंसा, किसी को नुकसान न पहुंचाना, सत्य, सच बोलना और अक्रोध, गुस्से पर नियंत्रण जैसे धर्म का यही आधार है। उदाहरण, अगर कोई हमें गुस्सा दिलाए और हम जवाब में झगड़ा न करें बल्कि शांति से समस्या का समाधान निकालें, तो यह इंसानियत का गुण है। बाहर की चीजों पर जोर क्यों? आज के बड़े बड़े नेता कहते हैं कि इंसान को सुख चाहिए तो ज्यादा उत्पादन करो, मशीनें लगाओ और धन बढ़ाओ। लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि असली सुख इन बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। हिंसा, झूठ, क्रोध और नफरत को मन से हटाओ। दूसरों के लिए कष्ट सहने की आदत डालो। प्रेम पर ध्यान दो, आराम के पीछे मत भागो। अपने भीतर शांति और संतोष ढूंढो। प्रेम को सबसे बड़ा गुण बताया गया क्योंकि वह हमारे भी भीतर है, लेकिन लोगों ने उस बूढ़े की बातों को समझने के बजाय उसे गालियां दी। इसका कारण यह है कि इंसान के अंदर अभी भी नाखून बढ़ाने की प्रवृत्ति यानी पुराने पशु स्वभाव का असर है। नाखून से बढ़ने की तुलना, नाखून बढ़ने का मतलब इंसान की अंदरूनी पशु प्रवृत्ति से है। भले ही हम इसे काटते रहें, लेकिन यह बार बार बढ़ती है। उसी तरह हिंसा, क्रोध और लालच जैसे स्वभाव हमारे अंदर छिपे रहते हैं। सीख, बूढ़े ने गहराई से यह समझा कि इंसान का असली उद्देश्य चरितार्थता, प्रेम, शांति और दूसरों के लिए कुछ करना है। अगर हम भीतर की अच्छाई पर ध्यान दें तो इंसानियत को समझ सकते हैं। यही बात हमें इंसान बनाती है। यहाँ कहा गया है कि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना एक दिन शायद बंद हो सकता है। प्राणी शास्त्रियों का मानना है कि जैसे मनुष्य की पूंछ समय के साथ गायब हो गई, वैसे ही नाखूनों का बढ़ना भी बंद हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर मनुष्य अपनी पशुता से पूरी तरह बाहर निकल जाए तो नाखूनों का बढ़ना भी खत्म हो सकता है। ऐसा दिन आ सकता है जब मनुष्य अपनी हिंसक प्रवृत्तियों जैसे मारणास्त्रों का इस्तेमाल को छोड़ दे। लेकिन तब तक बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि मनुष्य के पास अपनी इच्छा और आदर्श है और उसे अपनी हिंसा को रोकने की आवश्यकता है। उदाहरण, अगर किसी बच्चे को यह सिखाया जाए कि आदर्श पर चलने से हिंसा कम हो सकती है तो वह बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनेगा। यह भी कहा गया है कि घृणा और क्रोध जैसे भावनाएं हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से आ सकती हैं, लेकिन संयम रखना, दूसरों का आदर करना और खुद को नियंत्रित करना मनुष्य का धर्म है। बच्चों को यह समझाना चाहिए कि अभ्यास और तप से इंसान अपनी महिमा बढ़ा सकता है। सफलता और चरितार्थता में अंतर होता है। सफलता का मतलब है बाहरी चीजों को प्राप्त करना, जैसे हथियारों का संग्रह और तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल, जिसे लोग सफलता मान सकते हैं। लेकिन चरितार्थता, असली इंसानियत प्रेम, मित्रता और त्याग में है। यह इंसानियत की असली पहचान है, जैसे अपने आप को दूसरों के लिए देने में। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार या समाज के लिए त्याग करता है तो वह चरितार्थता को दर्शाता है। जबकि किसी ने सिर्फ खुद के लिए धन और हथियार जमा किए तो वह बारे में सोच रहा है, लेकिन उसकी असली से सफलता के इंसानियत नहीं बढ़ रही। नाखूनों का बढ़ना एक प्राकृतिक और अवशिष्ट प्रक्रिया है, लेकिन हम इसे काट कर अपने आत्म बंधन, संयम का पालन करते हैं। जब हम नाखूनों को काटते हैं तो हम अपने आत्म नियंत्रण को दिखाते हैं, जो हमें चरितार्थता की ओर ले जाता है। कहानी का संदेश यह है कि मनुष्य बुराइयों और घृणा को संयमित, अपनी अंतर्निहित नियंत्रित कर सकता है, इच्छाओं को आदर्श की ओर और सपनी भी मोड़ सकता है। अगर आप हिंदी साहित्य के अद्भुत रंगों का आनंद लेना चाहते हैं तो गोधूली आपके लिए एक परफेक्ट किताब है। कक्षा 10 के छात्रों के लिए तैयार यह पुस्तक आपको कहानी, कविताएं और निबंधों की ऐसी दुनिया में ले जाएगी जो आपकी सोच को नया आयाम देगी। आसान भाषा, रोचक कहानियां और गहराई भरी शिक्षा, सब कुछ एक ही किताब में। इसे पढ़ना न केवल आपके अध्ययन को मजेदार बनाएगा बल्कि आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेगा। तो आज ही गोधूली खरीदें और हिंदी साहित्य की इस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा बने। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो चैनल पर आते रहेंगे।